भारत की वन संपदा या वनस्पति टॉपिक की बात करेंगे। सेकंड ग्रेड सब इंस्पेक्टर में एक टॉपिक का नाम दिया है आपका वनस्पति। तो आप समझ जाएंगे कि वनस्पति है या भारत की वन संपदा, एक ही बात है, ध्यान रखना भाई। तो भारत की वनस्पति या इस वन संपदा में हम जो बात करेंगे, सबसे पहले कि जो वन है वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, आरक्षित, रक्षित या सुरक्षित, किस प्रकार के हैं, हम इनकी बात करेंगे। उसके अलावा सदाबहार जो वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है, शुष्क वनस्पति कहाँ पाई जाती है, कांटेदार जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, हम एक बार इनकी बात करेंगे। इसलिए आप आज की इस क्लास में ध्यान देंगे भाई। सबसे पहले हम जो हमारी एक वनस्पति रिपोर्ट जो जारी की गई थी वह प्रारंभ कब की गई, और वर्तमान में जो वन रिपोर्ट के आधार पर हमारे भारत या किसी राज्य में वनस्पति का कितना प्रतिशत होना अनिवार्य किया गया, हम इसको भी ध्यान देंगे। हम देखें कि भारत में मान लो क्षेत्रफल 100% है, भारत का स्थलीय क्षेत्रफल 100% है, तो इस 100% क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत भाग पर वनों का होना अनिवार्य किया गया। सामान्यतः आप जानते हो कि किसी भी राज्य क्षेत्र का अगर स्थलीय भाग जो होगा, हम उस स्थलीय भाग के क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 33% भाग पर वन होना अनिवार्य किया गया, हम इसकी बात करेंगे। इसलिए ध्यान देंगे इस आज की क्लास में। देखो भाई, सबसे पहले भारत में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण की द्विवार्षिक 17वीं वन रिपोर्ट 2021, ये ध्यान है तो आपको 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। हालांकि जो वन रिपोर्ट है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी होती है, ध्यान रखना, प्रत्येक 2 वर्ष बाद। मतलब ये जो है ये एक द्विवार्षिक होती है। चाहे आप राजस्थान की बात करें, चाहे आप भारत की बात करें, जो वन रिपोर्ट है वो द्विवार्षिक 2 वर्षों बाद, प्रत्येक 2 वर्षों बाद जारी होती है। आज जो हम वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं 13 जनवरी 2022 को जारी हुई थी, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अपने भारत में कुल वन आच्छादित क्षेत्र कितने हैं। अब रही बात कि वन आच्छादित होता क्या है, तो वनों से ढका जो क्षेत्र होता है उसे हम वनाच्छादित बोलते हैं। तो वन आच्छादित क्षेत्र जो है वो लगभग हमारा 71, 37, 89 वर्ग किलोमीटर बोल दो चाहे तो, और नहीं तो आप 21.71% ध्यान रखेंगे, 21.71% वन आच्छादित भाग इतना है। लेकिन अपने 2019 में भारत के कुल वन आच्छादित क्षेत्र इतना था। तो मेन बात यह है कि जो 2019 में वन थे 21.67, और 2021 की अंतिम या 2022 की वन रिपोर्ट जैसे जारी हुई 21.71। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वनों में वृद्धि दर्ज की गई है या कमी दर्ज की गई है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो साफ साफ बात है 19 की तुलना में 2021 की वन रिपोर्ट में हमारे वनों के अंदर
वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन भारत में कुल वनावरण व वृक्षावरण, अब हमारे सामने से दो शब्द है जिसको ध्यान से समझ लेना पहले। एक तो आता है वनावरण। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वनावरण क्या होता है, और एक शब्द आपका आएगा वृक्षावरण। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि वृक्षावरण क्या होता है। जो वनावरण है, वनों से ढका क्षेत्र, वनों से घिरा क्षेत्र, वनों का आवरण जो होता है उसे ही वनावरण बोलते हैं। लेकिन जब बात आए वृक्षावरण, तो वृक्ष का एरिया होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, मान लो ये धरातलीय भाग है और यहाँ पे ये कोई पेड़ है, ये जो पेड़ है, अब इस पेड़ ने कितना जो एरिया कवर कर रखा है, ये होता है क्या, वृक्षावरण। तो ऐसे वृक्षावरण काउंट किया जाता है। अब देखो कि वनावरण और वृक्षावरण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आएगा, तो 24.62% आ जाएगा। लेकिन जब अकेले वृक्षावरण की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 2.91% आएगा। ध्यान रखना, जो वृक्षावरण है, वृक्षावरण कितना है, 2.91%। फिर देखो, एक भारत की जो वन रिपोर्ट 2021, इसके अंदर हमें सीधा सा ध्यान रखना है कि एक होते हैं आरक्षित वन, एक होते हैं संरक्षित वन, और एक होते हैं अवर्गीकृत वन। देखो, आरक्षित वन का क्षेत्र कितना है, तो 4,42,200 ऐसे ही जब संरक्षित वनों की बात करें 2,12,269 और ऐसे जब अवर्गीकृत वन की बात करें तो 1,20,753 तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन हैं। भारत में सर्वाधिक कौन से हैं, आरक्षित वन है, इन तीनों के अंदर से। आप इस बात को थोड़ा सा गौर कर लेना। सर्वाधिक जो आरक्षित वन है। फिर देखो इसके बाद भाई, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.58% में वो क्या है, तो वो आरक्षित प्लस संरक्षित प्लस अवर्गीकृत, मतलब कुल वन क्षेत्र की बात हो गई। फिर आ जाएगा यहाँ। अब देखो, यहाँ एक सघनता के आधार पर, घनत्व के आधार पर वनों के मुख्य तीन प्रकार है। तीन प्रकार कौन कौन से, जिनमें से सबसे पहला जो आएगा अति सघन वन आएगा। कौन सा आ जाएगा, अति सघन वन। और अति सघन वन का जो क्षेत्रफल आपके सामने 99,779 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन आपको प्रतिशत याद रखना है जी, 3.4%, 0.4%। लेकिन मध्यम सघन वन जो है, इसका 9.33% ध्यान रखना है। जब खुले वन की बात आए तो 9.34% ध्यान रखना है। लेकिन जब तीनों को जोड़ के देखें कुल वनावरण, तो वनावरण में हमारे 21.71% जो अभी लाइन आप पढ़ के गए थे। इनके अलावा झाड़ियां और होती है, तो झाड़ी क्षेत्र कितने हैं, तो झाड़ी क्षेत्र मात्र 1.42% है। तो सबसे कम विस्तार किसका है, झाड़ियों का है। इसके बाद दूसरा स्थान जो आता है अति सघन वन का आता है। तीसरा स्थान आता है मध्यम सघन का आता है। उसके बाद खुले वन का आएगा। तो इन सघनता के आधार पे वनों को आपको पता होना चाहिए कि अति सघन क्या है, मध्यम सघन क्या है, खुले वन क्या है। समझ में आ गई बात ये? हाँ जी। फिर देखो इसके बाद, एक तो हमारा बिंदु है वनावरण और एक है जी वृक्षावरण। अब वनावरण का प्रतिशत तो मात्र 21.71% है। जो वृक्षावरण की बात करें तो 2.91%। और इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे टोटल क्या हो जाएगा, कुल वनावरण हो जाएगा यहाँ पे, वृक्षावरण प्लस वनावरण, और दोनों कितना हो जाएगा, 24.62%, 24.62%। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्या सीधा का सीधा क्षेत्रफल पूछते हैं, या तो या आपको प्रतिशत दे देंगे 4 और फिर आपसे पूछ लेंगे कि अति सघन वनों का प्रतिशत कितना है। जैसे देखो,
आज भारत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य और एक न्यूनतम वनावरण वाला राज्य कौन सा है? जब पूछे भारत में सर्वाधिक वनावरण कहाँ है, तो अपना मध्य प्रदेश राज्य आएगा। और मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 10.85% क्या है, वन पाए जाते हैं। इसलिए सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। दूसरा सर्वाधिक वाला अरुणाचल प्रदेश है, जिसका आंकड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप इकाई क्षेत्रफल प्लस प्रतिशत ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तो दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ आएगा, तो चौथा आपका उड़ीसा आएगा। लेकिन जब न्यूनतम वनावरण की बात करें तो आपका हरियाणा राज्य आएगा 1603 वर्ग किलोमीटर। और जब इसके प्रतिशत की बात करो 0.22% है या 2-2% है। लेकिन दूसरा कम वाला पूछे तो पंजाब, तीसरा कम वाला गोवा है, तो चौथा कम वाला कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। चारों याद रहे ना रहे, आपको एक एक याद रहना बहुत जरूरी है। पहला सर्वाधिक वाला, तो पहला न्यूनतम वनावरण वाला। फिर देखो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत की बात हो रही है, पहले वनावरण के क्षेत्र की बात हुई या प्रतिशत की बात हो रही है। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत देखो मिजोरम का है, और सबसे कम किसका है, हरियाणा का। मिजोरम का 84.53% है, तो हरियाणा का 3.63%। लेकिन वही बात कि दूसरा सर्वाधिक वाला अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा सर्वाधिक वाला मेघालय है, तो चौथा सर्वाधिक वाला मणिपुर आ जाएगा। ऐसे न्यूनतम बात करें तो पहला न्यूनतम हरियाणा है, हरियाणा का दूसरा पंजाब, तीसरा आपका राजस्थान, और चौथा आपका उत्तर प्रदेश। जब भी आप राजस्थान की वन रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको यही प्रतिशत ध्यान में रखना है। भी राजस्थान में वनावरण का प्रतिशत कितना है, तो 4.87 है। इन दोनों को अच्छे से ध्यान रख लेना। फिर आता है एक वृक्षावरण सर्वाधिक वाला और एक न्यूनतम वृक्षावरण वाला। देखो सर्वाधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र के अंदर है भाई, और दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आपका कर्नाटक आ जाएगा। ऐसे ही सॉरी न्यूनतम नहीं, ये सर्वाधिक की बात हो रही है, लेकिन ये प्रतिशत की बात हो रही है भी। सर्वाधिक की बात हो रही है, प्रतिशत की बात हो रही है। तो सर्वाधिक वृक्षारोपण प्रतिशत चंडीगढ़ में है, दूसरा सर्वाधिक दिल्ली, तीसरा सर्वाधिक केरल, और चौथा कौन सा आ जाएगा आपका, गोवा आ जाएगा। लेकिन भारत में सर्वाधिक बांसधारी वन वाला, जहां पे बांस ज्यादा पाए जाते हैं, बांस एक वनस्पति है जो आप सामान्य जानते हो, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, और मध्य प्रदेश का दूसरा राज्य कौन सा आ जाएगा आपका, तो दूसरा मध्य प्रदेश के बाद जो आएगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा भाई, ध्यान रखना ये, ठीक है। फिर ध्यान देंगे ऐसे ही अभिलेखित वन। अब आप कहोगे सर अभिलेखित वन क्या होते हैं? अभिलेखित वन का मतलब है कि जितना रिकॉर्ड सरकार के पास है, ध्यान रखना, रिकॉर्डेड वन, ये ध्यान रखना, मतलब रिकॉर्ड है सरकार के पास, वो होते हैं क्या, अभिलेखित वन। तो अभिलेखित वन सर्वाधिक कहां पे, मध्य प्रदेश में है। सबसे कम कहां पे, गोवा के अंदर है। दूसरा सर्वाधिक महाराष्ट्र आएगा, दूसरा कम वाला हरियाणा आएगा, तीसरा उड़ीसा सर्वाधिक वाला है, तीसरा कम पंजाब आ जाएगा, चौथा सर्वाधिक छत्तीसगढ़ आएगा, चौथा कम में कौन आएगा, सिक्किम आएगा। यहाँ आपको राज्य याद करने, ना कि आपको ये क्षेत्रफल याद करना है। क्षेत्रफल याद नहीं करना, राज्य का नाम आपको पता होना जरूरी है, ठीक है ना। फिर ध्यान दोगे इसके बाद, अब है जी भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य, बस प्रश्न इस बिंदु के अंदर से पूछा जाता है, भी गौर कर लेना अच्छे तरीके से, यहां से प्रश्न निकलता है, याद रखना। क्योंकि वृद्धि के लिए सर्वाधिक वृद्धि, न्यूनतम वृद्धि, तो सर्वाधिक वन की वृद्धि है आंध्र प्रदेश में, और न्यूनतम वनों की वृद्धि हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर की, और यहाँ आंध्र प्रदेश में देखो 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं भाई, ठीक है ना। फिर ध्यान देंगे इसके बाद भाई, अब देखो भारत में वनों का वर्गीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु ये भी ध्यान रख लेना, सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग तो बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पे। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन,
और ये लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक भारत में जहां वर्षा होती है वहां इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। हम इनके क्षेत्रों की बात करेंगे बाकायदा। देखो क्षेत्र जैसे सदाबहार वन क्षेत्र, एक तो जैसे असम राज्य आ जाएगा, असम जैसे ये रहा आपका असम राज्य। उसके बाद एक जो मेघालय राज्य है वो ये रहा मेघालय राज्य। उसके बाद जैसे त्रिपुरा है तो ये राज्य रहा त्रिपुरा। उसके बाद जैसे मणिपुर की बात करें तो ये रहा मणिपुर। फिर यहाँ पे अंडमान निकोबार केंद्र प्रदेश आता है। उसके अलावा एक पश्चिमी घाट का क्षेत्र है ये इतना, ये क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। उसके अलावा हिमालय का तराई प्रदेश यहाँ एक दलदली भाग बनता है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ध्यान रखना तराई प्रदेश। क्या नाम है? तराई प्रदेश, ये ध्यान रखना। उसके अलावा एक कर्नाटक का जो पश्चिमी भाग है, तो कर्नाटक का पश्चिमी भाग ये आ ही गया, पश्चिमी घाट क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ सदाबहार वन है और यहाँ बारिश भी अच्छी होती है। सदाबहार का मतलब क्या होता है कि सदैव सदैव वनस्पति या वन हरे भरे रहे, उसे क्या बोलते हैं? उसे सदाबहार वनस्पति बोलते हैं। तो ध्यान रखना इसको भाई। फिर देखो इसमें वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, वो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। जैसे ताड़ के पेड़ होते हैं, महोगनी जैसे हैं, एबोनी जैसे हैं, आबनूस हैं, बांस, रोजवुड तथा बेंत नाम की विभिन्न प्रकार की वनस्पति हमारे इस अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। लेकिन इस वनों की अगर विशेषताओं देखें तो यहाँ घने वन पाए जाते हैं, साथ ही वृक्षों की बहुरूपता, मतलब बहुत प्रकार के वनस्पति वन पाए जाते हैं और कठोर लकड़ी के साथ-साथ औद्योगिक महत्व भी, मतलब यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी लकड़ियां कठोर होती है, साथ ही उद्योगों में काम में ली जाने वाली वनस्पति यहाँ पाई जाती हैं और हजारों प्रकार के वन्य प्राणी भी इस वनस्पति या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में या आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसको भी थोड़ा-सा आप ध्यान देंगे। फिर आता है आपका सेकंड पॉइंट, ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय पतझड़ या मानसूनी वन। पतझड़ आप समझते हैं, जैसे आज इस समय पतझड़ ऋतु है, पत्ते झड़ रहे हैं पेड़ पौधों के, तो ऐसी वनस्पति पतझड़ वनस्पति भी पाई जाती है। लेकिन ये 70 से लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरी बात, इस वनों को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है। अब आप कहोगे कि सर पर्णपाती क्या होता है, तो सुन लेंगे पर्णपाती वन का अर्थ। इसी को ही तो कहा जाता है पतझड़ वन, इसी को ही कहा जाता है। ये ध्यान रख लेना भाई। बात समझ में आ रही है ना ये? हाँ जी। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक वन इसी प्रकार के पाए जाते हैं। अब क्या होगा? आपको मान लो 4 ऑप्शन दे दे। ऑप्शन क्या होगा? ऐसे 1, 2, 3, 6 पॉइंट है। 6 में से 4 कोई दे सकता है और आपको सीधा प्रश्न कर दे भारत में सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो आप बोलेंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या मानसूनी वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना। फिर हम क्षेत्रों की बात करेंगे। देखो क्षेत्रों से पहले एक दो बात और कर लें। यह वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन कहा जाता है। बात क्लियर हो गई है? फिर देखो इन वनों की लकड़ी मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है। ये ध्यान रखना। ऐसे वनों की लकड़ी क्या है? मजबूत, मुलायम और टिकाऊ। साथ ही मुख्य वन जैसे साल के पेड़ हैं, सागौन के हैं, शीशम, चंदन, आम, साखू जैसे हैं, हरड़ बहेड़ा, आंवला की वनस्पति जानते हो, महुआ, हल्दू, महुआ जिससे शराब बनती है, आदिवासी लोग जो मावड़ी नाम की शराब पीते हैं। अब देखो क्षेत्रों में सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि मान लो ये आपकी हिमालय पर्वतीय श्रेणी है, ये रही हिमालय पर्वतीय श्रेणी। तो हिमालय के गिरिपद, मतलब ये जो राज्य क्षेत्र है, इन राज्य क्षेत्र के अंदर यह वनस्पति देखने को मिलती है।
उसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य के अंदर भी वनस्पति देखने को मिलती है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य अपना है, जैसे आपका कर्नाटक राज्य भी है भई थोड़ा-सा, उसके अलावा महाराष्ट्र राज्य भी आएगा, उसके अलावा पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल मतलब इस ओर का किनारा आएगा, उसके अलावा उड़ीसा, उसके अलावा एक पश्चिम बंगाल राज्य हो जाएगा, झारखंड भी तो आएगा, यूपी है, ऐसे उत्तराखंड। मतलब इन राज्य क्षेत्र के अंदर हमारे को एक पतझड़ मानसूनी वन देखने को मिलते हैं। फिर है जी वृक्ष कम लंबे एवं खुले वन पाए जाते हैं, अधिक व्यावसायिक लकड़ियां के रूप में इस वनों काम में लेते हैं और देश के सर्वाधिक महत्व वाले वन या चारागाह या कच्चा माल मिलता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग वस्तुओं के अंदर जो लकड़ियां काम में ली जाती है, वो इन्हीं वनों की लकड़ियां काम में लेते हैं। ये ध्यान रखना जी। ठीक है? फिर इस वनों के अंदर हम हमारा तीसरा जो प्रकार पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब उष्णकटिबंधीय तो आप सब जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु का जो भाग है या हम ये कह सकते हैं कर्क रेखा से दक्षिण का जो भाग है वो उष्णकटिबंधीय आता है या मान लो वहां की जलवायु क्या है इतनी आर्द्रता वाली नहीं होती वह क्षेत्र जैसे 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र या 50 से 70 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। अब रही बात इसमें क्षेत्र जैसे कर्नाटक राज्य, कर्नाटक का कुछ ही पार्ट आएगा इसके अंदर, सारा नहीं आएगा। ऐसे आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट आ जाएगा, ऐसे आपका छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट आ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ पठारी प्रदेश और ये जो भाग है वो हमारा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर जो आज हमारा चौथा बिंदु रहेगा वह आपका कौन सा शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति। तो आप समझ जाएंगे कि कांटेदार वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में होती है और मरुस्थलीय प्रदेश भारत का जो भी होगा जिस दिशा के अंदर मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार होगा वहां ये कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। जैसे देखो ये जो भाग है ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय प्रदेश है तो यहाँ पे कांटेदार वनस्पति देखने को मिलती है। इनके अलावा भी कुछ राज्य क्षेत्र है लेकिन वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र देखो जैसे पश्चिमी राजस्थान की बात हुई है, गुजरात की बात हुई है या मान लो यूपी, दक्षिणी पश्चिमी यूपी तो यूपी का ये जो एरिया है यहाँ का। उसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट आ जाएगा, कुछ आपके कर्नाटक का पठारी प्रदेश वो आ जाएगा। ये सब क्या है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे भाई। फिर देखो इसके बाद मुख्य वनस्पति तो जैसे बबूल नाम की वनस्पति खजूर है, नागफनी जैसे हैं, रीठा, रोहिड़ा, खेजड़ी, खेजड़ा या केर नाम की वनस्पति अपने मरुस्थलीय प्रदेश से पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत देखने को मिलती है। लेकिन इन वनों के उपयोग विशेषता क्या है? छोटे-छोटे कांटेदार व कम पत्ती वाले पेड़ पाए जाते हैं और लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। खजूर, रोहिड़ा, बबूल के पेड़ क्या है मानव उपयोगी है। मतलब क्या है? मानव इन वस्तुओं को क्या करते हैं? इन लकड़ियों से वस्तुएं फर्नीचर तैयार कर लेते हैं। तो ध्यान रखना मानव उपयोगी तो अपने आप हो जाएगा। फिर है लास्ट डेल्टाई वन। डेल्टाई वन के बारे में ध्यान देंगे। डेल्टाई क्षेत्रों में होंगे जहां नदियों के डेल्टा होंगे उस डेल्टाई प्रदेश में डेल्टाई वन देखने को मिलते हैं। डेल्टा क्या होता है? तो नदियों के मुहाने पर जो यहाँ एक स्थलाकृति बनती है, इसी स्थलाकृति को क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? तो नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में या इन भागों में सदाबहार ज्वारीय वन देखने को मिलते हैं। सदाबहार के ज्वारीय वन मतलब क्या है कि यहाँ पे हमेशा जलवायु एक जैसी सम जलवायु देखने को मिलती है। वन क्षेत्र की बात करें तो जैसे गंगा नदी आ रही है, गंगा नदी का क्षेत्र हो जाएगा। जैसे महानदी आ रही है तो महानदी का क्षेत्र हो जाएगा। जैसे कृष्णा नदी आ रही है तो कृष्णा नदी का क्षेत्र हो जाएगा, गोदावरी नदी का क्षेत्र हो जाएगा, कावेरी नदी का क्षेत्र हो जाएगा। ऐसे मूल रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि नदियों का जो भाग है वो सारा का सारा क्या है इस डेल्टाई वनों के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नाम की वृक्ष, सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है, अतः इसे क्या बोलते हैं? सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। लेकिन प्रमुख वनस्पति जैसे मैंग्रोव है, ताड़, नारियल या सुंदरी नाम की वृक्ष जो वनस्पति देखने को मिलती है, वो इसी डेल्टाई वनों के अंतर्गत आती हैं। फिर है जी इनके वनों की लकड़ियां किस में काम में लेते हैं? तो नाव बनाने के अंदर काम में लेते हैं, ध्यान रखना।
इसमें नावकों की लकड़ियां हल्की होती है इनकी। छाल का उपयोग चमड़ा पकाने रंगने में काम में लेते हैं, ध्यान रखना। उसके अलावा प्रमुख विशेषता क्या है, जैसे डेल्टा दलदली क्षेत्र के सदाबहार वन या कठोर लकड़ी व क्षारीय छाल या दुर्गम वन हमारे इस भूभाग में देखने को जो मिलते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं उद्योगों में काम में लेते हैं, इसलिए अपने लिए क्या हो गया, उपयोगी वन हो गई। फिर लास्ट बड़ा पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, ये पिछले सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना भी। सेकंड ग्रेड के अंदर इसी लाइन में से एक प्रश्न पूछा गया था। देखो, असोम से जम्मू कश्मीर तक, मतलब जैसे आप कहो, मान लो ये भारत है, तो यहां से लेकर ये जो भाग है पूरा का पूरा, इस पूरे प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं वो पर्वतीय वन देखने को मिलते हैं। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार व पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। मतलब ऊंचाई के आधार पे वन पड़ रहे हैं अपने, तो 1500 मीटर की ऊंचाई तक तो सदाबहार या पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण कटिबंधीय या चौड़ी पत्ती वाले वन देखने को मिलते हैं। ये एक प्रकार का क्रम चल रहा है, ध्यान रखना। अगर इससे और ज्यादा ऊंचाई पे देखो, तो 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन देखने को मिलते हैं। अब कहोगे कोणधारी वन कौन से होते हैं, तो कोणधारी वन लगभग ऐसे से होते हैं, आपको ध्यान हो तो इस तरीके से, कभी देखा हो तो, ऐसे जो वन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने कोणधारी वन। ये ध्यान रखना, समझ गए। फिर है जी 4500 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक टुंड्रा नाम की वनस्पति पाई जाती है। और टुंड्रा नाम की जो वनस्पति है वो हमारे को कहाँ देखने को मिलती है, तो याद रखना, ये ध्रुवीय प्रदेशों में यह वनस्पति देखने को मिलती है। समझ में आ गई बात ये। फिर देखो, 4800 मीटर की ऊंचाई से अधिक तो क्या है, बर्फ है, सदैव बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ वनस्पति होती नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। तो सीधा सा प्रश्न आए कि बर्फ जो जम जाती है वो कितने ऊंचाई पर जाने पे बर्फ जमती है, मतलब वनस्पति नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना है जी। फिर देखो इसके वन क्षेत्र, तो वन क्षेत्रों में जैसे दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीप के तीनों भागों में पश्चिमी घाट, विंध्याचल या नीलगिरी पर्वत श्रेणी या अन्नामलाई श्रेणी या पालनी की पहाड़ियां हैं। यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास वन के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखो, आज एक तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश हो गया ये रहा, ठीक है। उसके अलावा एक यहाँ विंध्याचल पर्वतीय प्रदेश हो गया, एक यहाँ पूर्वी घाट हो गया, इसके अलावा एक पश्चिमी घाट हो गया। तो ये जो सारे भाग हैं, ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का भाग है, और इन्हीं वनों को ही बोलते हैं सोलास वन। लेकिन यहाँ जैसे सिनकोना या मग्नोलिया नाम की वनस्पति हमारे को देखने को इन्हीं भूभाग क्षेत्रों में मिलती है। फिर है जी उसके बाद हमारे मानसूनी वनों की लकड़ियां, तो ये तो आप जानते हैं सामान्यतः कि मानसूनी वनों की जो लकड़ियां हैं, जैसे सागौन नाम की वनस्पति एक देखने को मिलती है। ये कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहाँ कहाँ दिखाई देती है, तो एक पश्चिमी घाट के अंदर, उसके अलावा महाराष्ट्र का उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र, ध्यान रखना महाराष्ट्र के अंतर्गत ही है, और उसके अलावा मध्य प्रदेश भी है, नीलगिरी की पहाड़ियों का भाग है। ये इन क्षेत्रों में सागौन के पेड़ पाए जाते हैं, ये बात याद रख लेना भाई, ठीक है। और इस लकड़ी का उपयोग एक तो रेल के डिब्बों में किया जाता है, जहाज बनाने में, उसके अलावा खिड़की दरवाजा बनाने के अंदर भी इसको हम काम में लेते हैं। तो इस वनस्पति को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई। फिर देखो इसके बाद, फिर है हमारे चंदन वन। चंदन वन कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, कर्नाटक या तमिलनाडु जैसे राज्य क्षेत्र में चंदन के वन भी देखने को मिलते हैं। वैसे पलाश के वनों की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान या छोटे नागपुर के पठार में पलाश के वन को ही तो कहा जाता है ढाक, या इसे ही कहा जाता है जंगल की ज्वाला। जंगल की आग बोल सकते हो या जंगल की ज्वाला बोल सकते हो। जंगल की ज्वाला या क्या बोल सकते हो आप, आग बोल सकते हो, वो इसी वनों को कहा जाता है। फिर आते हैं साल के पेड़, कांगड़ा घाटी बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, याद रखना। एक नवगांव असम का, ध्यान रखना भाई। कई बार क्या है, सीधा सा क्षेत्र जो प्रसिद्ध स्थान होते हैं वो पूछ लेते हैं, तो एनसीईआरटी कोडिंग हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना भाई। एनसीईआरटी की बुक्स में बाकायदा इन शब्दों को दिया हुआ है, और ऐसे के ऐसे ही आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो इसके बाद
सदापर्णी वनों की लकड़ियां। अब आप कहोगे पहले तो ये बताओ हमारे को कि सदापर्णी जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। बिल्कुल भाई, इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सदापर्णी जो शब्द है इसका जो शब्द का अर्थ है वो ध्यान रखना, सदाबहार वन भी कह सकते हैं। सदापर्णी को आप सदाबहार वन भी बोल सकते हैं। जैसे रोजवुड नाम की वनस्पति है, सदापर्णी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी घाट के ढाल में पाई जाती है, उड़ीसा जैसे राज्य के अंदर है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के अंदर देखने को मिलती है। उसके अलावा एक आती है एक एबोनी वनस्पति, ये कर्नाटक कोयम्बटूर या कोची मालाबार तटीय प्रदेश में भी हमारे को देखने को मिलती है। लेकिन काम की बात क्या, देखो यह एक मूल्यवान तथा सजावटी लकड़ी है। मतलब सजावटी प्रकार के जो खिड़कियों के अंदर डिजाइन बनाए जाते हैं इसी लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। मेज के अंदर डिजाइन दिए जाते हैं इसी लकड़ी से दिए जाते हैं। नक्काशी तथा संगीत वाद्य यंत्र बनाने के अंदर भी काम में लेते हैं। फिर अजी इसके बाद गौण वन, गौण वन का मतलब बहुत ही कम पाए जाते हैं, मुख्य नहीं। आप यहाँ पर गौण को इस शब्द के नाम से भी पुकार सकते हैं। प्रधान कह दो, एक ही बात है, ठीक है। जिसमें आता है बेंत, ये ध्यान रखना, इसको बेंत बोलते हैं वास्तव में, बेंत वनस्पति। और ये ज्वारीय वनों तथा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। अन्य जैसे तेंदु है, गोंद, कत्था, इनमें उपयोग में लेते हैं। पर देखो, अब मैं कुछ नीतियां बता रहा हूं आपको वनों की। वनों की नीतियों में जैसे भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई थी। लेकिन जैसे ही वन नीति अपनाई, एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की गई थी भारत में 1950 में की गई थी। केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1950 में। लेकिन वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? देहरादून में 1960 में। लेकिन एक प्रश्न ध्यान रखना, इन बिंदु के अंदर से आपको पक्का मिलेगा। और बात करूं मैं सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की, ध्यान रखना भाई, ठीक है। जैसे क्षेत्रीय कार्यालय कुछ जैसे बेंगलुरु जगह पड़ती है, कोयम्बटूर है या जबलपुर है, ये जबलपुर है, ध्यान रखना थोड़ा सा, बता देता हूं दोबारा मैं आपको। देखो, तो ये जो है इस शहर का नाम है जबलपुर। और जबलपुर शहर अगर आपने सुना है तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा जैसे बुरनीहट नाम के, तो ये चार क्षेत्रीय कार्यालय वनों के, इनको याद रख लेना। एक आता है काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र, लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध, ये देहरादून के अंदर है। लकड़ियों से कई प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है, कला बनाई जाती है। आपने गौर से कभी सुना समझाओ तो। फिर देखो, भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता डॉक्टर के एम मुंशी। भारत में जो वन महोत्सव का आयोजन करने की बात जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की वो डॉक्टर के एम मुंशी, इसलिए इसको भारत के वन महोत्सव के जन्मदाता कहा जाता है। और भारत सरकार ने वन महोत्सव में जो कार्यक्रम शुरू किया 1950 से प्रारंभ किया गया था। और 1950 से जो प्रारंभ किया उसका रेगुलर आज तक चला जा रहा है। और 1 से 7 जुलाई के बीच, मतलब जो पहला ही हफ्ता होता है जुलाई का, इसके अंदर वन महोत्सव के जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, सम्मेलन बुलाए जाते हैं, एक वनों को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा एक राष्ट्रीय वन नीति 1962 एवं 1988 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.33% भाग पर वन होना अनिवार्य किया गया। 33.33% भाग पर। लेकिन भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है। अब ये तो पूरे भौतिक प्रदेश की बात हुई है। जब आप बात करो पर्वतीय प्रदेशों में, पर्वतीय प्रदेश को 100% मान के देखें तो वहां वन होने चाहिए 86.67%। ऐसे जब मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहां वन होने चाहिए 25%। लेकिन जब औसतन की बात करें, सीधे पूछे कि कितने प्रतिशत वन होना अनिवार्य है, तो ध्यान रखना 33.33% भाग पर वन होना अनिवार्य किया गया है। तो इसको भी आप ध्यान देंगे। तो ये थी आपकी आज की वन स्थिति, वनस्पति, वन संपदा टॉपिक या रिपोर्ट। अब आपका वनस्पति जो टॉपिक था, चाहे वनस्पति दिया हो, चाहे वन संपदा दिया हो, ये टॉपिक आपका कवर हो गया है।
तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से आप गौर से दोबारा पढ़ लेना भाई। हाँ, हाँ, टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, इतने में अपने आप टॉपिक दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सबको धन्यवाद।